गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम इकोनॉमिक्स में अपना फर्स्ट चैप्टर जो इंडियन इकोनॉमी का है उसका रिवीजन करेंगे। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो बेटा चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा उसका पूरी तरीके से रिवीजन करेंगे। ठीक है, कौन से चैप्टर है? इंडियन इकोनॉमी on the eve of independence। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट आया, सबसे पहले एग्रीकल्चर का क्या इम्पैक्ट था हमारा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्रीकल्चर कैसा था? एग्रीकल्चर फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा लो प्रोडक्टिविटी थी। लो प्रोडक्टिविटी थी सबसे पहला पॉइंट क्या था? लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी मीन्स हमारा प्रोडक्शन लेवल बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि 3 रीज़न थे हमारा। लैक ऑफ फाइनेंस, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा, तो 3 मेन रीज़न थे कि जो भी हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत लो थी। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। सेकंड जो था वो हमारा था वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब था डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। ठीक है, वल्नरेबिलिटी का क्या था बेटा? डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। पूरी तरीके से हम डिपेंड थे किसके ऊपर? रेनफॉल के ऊपर। गुड रेनफॉल इज इक्वल टू गुड आउटपुट एंड बैड रेनफॉल इज इक्वल टू बैड आउटपुट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी। ब्रिज्ड गैप बिटवीन, ठीक है, एक गुल्फ गैप बिटवीन या ब्रिज्ड गैप बिटवीन, गुल्फ गैप बिटवीन टिलर ऑफ द सॉइल एंड ओनर ऑफ द सॉइल। तो बेटा जो टिलर थे वो कौन थे बेटा? टिलर जो थे हमारे क्या थे? टिलर थे जो वो कौन थे बेटा? हमारे लैंडलेस फार्मर। और ओनर कौन थे? जमींदार। तो इन दोनों में गैप था दोनों में कि ये बहुत ज़्यादा क्रॉप कराते थे, उनको इतना भी पैसा नहीं देते थे कि जो ये अपनी बेसिक नीड को पूरा कर पाए। तो गुल्फ था, दोनों के बीच में बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन थे। ठीक है, उस टाइम पीरियड पर। ठीक है, डी हमारा कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में कहते थे कि कैश क्रॉप करो, और कैश क्रॉप जूट, इंडिगो वगैरह ऐसे क्रॉप करवाते थे जिससे कि हम एक्सपोर्ट कर सकें उसको। ठीक है, उससे हमारा बहुत सारा फिनिश गुड बन सके। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स इसमें भी अपना फ़ायदा ढूंढते थे। तब ये एग्रीकल्चर में ये भी साइन था बैकवर्डनेस का। ठीक है, हमारा ई पॉइंट है स्मॉल फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। ऑफ लैंड होल्डिंग। स्मॉल फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग में हम लोगों ने ये देखा कि सम फार्मर्स हैव नो लैंड और सम फार्मर्स के पास था भी, तो फ्रेगमेंटेड लैंड था। मतलब चारों उधर
कहीं इधर लैंड है थोड़ा बहुत, कहीं इधर ज़मीन, तो फ्रेगमेंटेड नहीं थी, जिससे कि हम मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं कर सकते थे और अच्छी तरीके से फसल नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट थी बेटा, जनरेट थी हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में। ठीक है, एक्सप्लॉयटेड रिवेन्यू सिस्टम, जो बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर में है, एक्सप्लॉयटेड लैंड रिवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या होता था बेटा कि एक ट्रायंगुलर सिस्टम था, जो कि 3 लोग थे, कौन कौन, जमींदार, ठीक है, ब्रिटिशर्स और कौन था बेटा हमारे फार्मर्स। तो जो जमींदार थे, इज अ परमानेंट ओनर ऑफ लैंड, दे कैन चार्ज एनी फॉर्म ऑफ अमाउंट इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, और इनको फार्मर्स को टैक्सेस देने पड़ते थे और कुछ अमाउंट इनको पे करना पड़ता था जो फिक्स हो जाता था। ब्रिटिशर्स फिक्स कर देते थे कि हमें इतना अमाउंट तो दोगे ही दोगे, ठीक है, फिक्स अमाउंट इनको देते थे और फार्मर से तो पिसा कौन बेटा, फार्मर, और फार्मर कुछ फार्मर्स को पे कर देते थे और कुछ फार्मर्स नहीं पे करते थे तो जॉबलेस हो जाते थे। जॉबलेस के बाद उनके पास खाने पीने का कुछ नहीं होता था, तो उनकी फेमाइल या स्टारवेशन के थ्रू मौत हो जाती थी। ठीक है, तो ये बैकवर्डनेस था उस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर का। ठीक है बेटा, तो एग्रीकल्चर के बाद हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री कैसी थी उस टाइम पीरियड। ठीक है, इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट देखेंगे, इंडस्ट्री सेक्टर, इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव मतलब होता है बेटा बिफोर, इंडिपेंडेंस के बिफोर। ठीक है, कैसा था हमारी इंडस्ट्री इंडिपेंडेंस से बिफोर। तो बेटा देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट था हमारा डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। टैरिफ पॉलिसी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर टैक्स लगता है, उस पॉलिसी हमारे स्टेट में डिस्क्रिमिनेट होता था। जैसे कि जो हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं वो नीडी थे। नीड किसकी थी, रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल। ब्रिटिशर्स थिंक करते थे कि इंडिया एक सोर्स है, इंडिया सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अगर अपनी टेरिटरी की ग्रोथ करनी है तो इंडिया का रॉ मटेरियल हमको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, और उससे हमारा बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया बेटा कि इनने क्या करा कि टैरिफ पॉलिसी को डिस्क्रिमिनेट किया। जो यहाँ से गुड्स जाते थे, यहाँ से जो रॉ मटेरियल जाता था, जो ब्रिटिशर्स ले जाते थे रॉ मटेरियल को फ्री फ्रॉम टैक्स। ठीक है, रॉ मटेरियल फ्री फ्रॉम टैक्स इंपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते थे फिनिश गुड्स। इंपोर्ट क्या होते थे बेटा, फिनिश गुड्स। वो भी बेटा क्या थे, फ्री फ्रॉम टैक्स। ठीक है, और जब क्या होता था कि जो ये बात तो हो गई, और जब इंडियंस जो थे वो यहाँ से हैंडीक्राफ्ट ले जाते थे, हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट ले जाते थे तो उनको क्या कर दिया जाता था बेटा, ठीक है, उनको क्या कर दिया जाता था, उन पे हैवी ड्यूटी चार्ज करते थे, हैवी ड्यूटी चार्ज करते थे।
तो ऐसी पॉलिसी हमारी डिस्क्रिमिनेट हो रही थी टैरिफ पॉलिसी। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट है डिस्क्रिमिनेट टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा इंडस्ट्री का, पूरी बात तो डिके हो गई थे हैंडीक्राफ्ट। डिके क्या हो गया था? हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल खत्म हो चुका था, हाथों से बना हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा कि हम लोग क्या करते थे कि डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट, ऑफ प्रिंसली कोर्ट। इसका मतलब है जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब तक हमारे यहाँ किसका रूल चलता था बेटा? राजा महाराजाज एंड नवाब्स। तो हमारा हैंडीक्राफ्ट जब राजा महाराजा नवाब्स थे तो अप पे था, हैंडीक्राफ्ट अप पे था। और जब ब्रिटिशर्स आए तो हमारे हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल डाउन हो गया और किसका कल्चर? वेस्टर्न क्लॉथ। ठीक है, तो थर्ड हमारा न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। इससे पहले है कॉम्पिटिटिव मशीन मेड प्रोडक्ट। मशीन मेड, पहले सबसे पहले ये समझो, मशीन मेड प्रोडक्ट पे इतना ज़्यादा कंपटीशन आ गया कि हमारे इंडिया के जो मार्केट थे वो फ्लोरिश हो गए मशीन मेड प्रोडक्ट। तो जो ब्रिटिशर्स थे चीप क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट लेकर आते थे हमारे यहाँ सस्ते, और जो हमारा खादी वगैरह का जो इंडिया में क्राफ्ट बनते थे वो बहुत महंगे होते थे हमारे लिए। तो इतना ज़्यादा कुछ लेकर आते थे वो लोग कि हमारे इंडिया के मार्केट में सब कुछ फ्लोरिश हो गया। ठीक है, इंडिया के मार्केट में एक तरीके से वेस्टर्न कल्चर लोगों ने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया और इंडिया के हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स को बोल दिया कि शट डाउन देयर बिजनेस। तो क्या आ गई बेटा हमारे यहाँ? न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड हो गई हमारे। ठीक है, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड में हम लोगों ने ये देखा कि लोग अडॉप्ट करने लगे बेटा वेस्टर्न कल्चर को और वेस्टर्न स्टाइल को, और हमारे जो इंडिया के मार्केट में है वो भी दिखाई दे रहा हमारा वेस्टर्न कल्चर, तो लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई बेटा उस टाइम पीरियड में। ठीक है, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। फिफ्थ है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। रेलवे हमारा इंट्रोड्यूस हुआ और क्या हुआ बेटा? क्यों करा? इंडियंस का फायदा था शेप ऑफ बेटरमेंट, अपना रॉ मटेरियल इजीली एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए और फिनिश गुड यहाँ लाने के लिए, तो इजीली रॉ मटेरियल। तो बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड नेट इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट में हम लोगों ने ये देखा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो नेट एक्सपोर्टर थे हमारे किसके? प्राइमरी प्रोडक्ट के, रॉ मटेरियल के, और नेट इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स में हम लोगों ने ये देखेंगे कि फिनिश गुड्स यहाँ पर लेकर आते थे। ठीक है, तो सेकेंड जो पॉइंट है वो हमारा है मोनोपोली कंट्रोल। ठीक है, मोनोपोली कंट्रोल में हम लोगों ने क्या देखा? मोनोपोली कंट्रोल में हम लोग को ये देखने को मिला कि हाफ ऑफ द फॉरेन ट्रेड, जो भी कुछ हमारा हाफ जो है मटेरियल, रॉ मटेरियल, फॉरेन ट्रेड में जो हाफ ऑफ द इंडिया फॉरेन ट्रेड आर रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन के लिए रेस्ट्रिक्ट कर लिया जाता था, और रेस्ट ऑफ द अलाउड इज ईरान के लिए, रेस्ट ऑफ द जो बचा ईरान के लिए, चाइना के लिए, यूरोप के लिए। ठीक है, ईरान के लिए, चाइना के लिए और यूरोप के लिए रख दिया जाता था। ठीक है बेटा, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था यहाँ के लिए। तो ओपन हुआ था सुएज कैनाल जो कि हमारा 1869 में हुआ था। वहाँ पर डायरेक्ट रूट था इंडिया टू ब्रिटेन, और इंडिया टू ब्रिटेन शिप ऑपरेशन के थ्रू वहाँ से लेकर ईजिली वहाँ पर सामान पहुँचता था। ठीक है, अब क्या है? ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ में हम लोग देखेंगे। ड्रेन मतलब बहना, ड्रेन इंडियन
इंडिया की सारी जो वेल्थ थी, धन संपत्ति थी, वो सारी क्या हो गई, ड्रेन्ड हो गई बेटा। ठीक है, सारा हमारा रॉ मटेरियल जितना भी था हमारा, हम बहुत अच्छा सोर्स था हमारा इंडिया में एक ग्रोथ का, कि रॉ मटेरियल हमारे पास बहुत होता था, सारा कौन ले गया, ब्रिटिशर्स ले गए। हमारे इकोनॉमी में हमारे इंडिया की वेल्थ हमारी ड्रेन्ड हो गई, बिल्कुल बह गई। ठीक है, तो हमारे फॉरेन ट्रेड में 3 ही पॉइंट है बेटा। इसके बाद पढ़ेंगे द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 को बोला गया द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड में देखा हम लोगों ने द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ग्रेट डिवाइड। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोला गया बेटा, हमारा 1921। 1921 को इसलिए बोला गया, इसलिए इस ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, पहले एक सेंसियस में पॉपुलेशन इंक्रीज होती थी, एक सेंसियस में डिक्रीज होती थी। ठीक है, पर 1921 के बाद कंसिस्टेंटली राइज होती गई हमारी पॉपुलेशन, इसीलिए हमने 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला है। अब पढ़ेंगे बेटा हम लोग डेमोग्राफिक कंडीशन। ठीक है, डेमोग्राफिक कंडीशन, डेमोग्राफिक कंडीशन में हम लोग देखेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ईयर ऑफ, हमारी सबसे पहले पॉपुलेशन नापी जाती थी। जो सबसे पहले स्टार्ट हुई हमारी पॉपुलेशन जनगणना, तो कब स्टार्ट हुई बेटा हमारी, सबसे पहले हमारी 1881 में सबसे पहले सेंसियस हुआ। ऑनवर्ड हर 1881 में सबसे पहले सेंसियस हुआ, पॉपुलेशन को हम लोगों ने सेंसियस हुआ। ठीक है, और हर 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर बाद सेंसियस होता है, हमारी पॉपुलेशन की जनगणना होती है। ठीक है, अब डेमोग्राफिक कंडीशन में सबसे पहला पॉइंट है हाई बर्थ एंड डेथ रेट, हाई बर्थ एंड डेथ रेट। जो डेमोग्राफिक कंडीशन है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था, ठीक है, तो हाई बर्थ एंड डेथ रेट। तो बर्थ रेट बेटा कितना था हमारा, 1000 का हम सर्वे लेके चले थे, और कितना था हमारा 48। ठीक है, और डेथ रेट कितना था 1000 पे 40। अब क्या था, लो एक्सपेक्टेंसी रेट था, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। लो लिटरेसी रेट क्यों था बेटा, जो पूरा ऑल ओवर, जो पूरा ऑल ओवर रेट था वो 16% था। और अगर देखा जाए फीमेल का, ठीक है, फीमेल का हमारा लिटरेसी रेट कितना था, ओनली 7%। ओनली 7% जो हमारी फीमेल थी वो पढ़ी लिखी थी। ठीक है, ये हमारा लिटरेसी रेट होता है। थर्ड हमारा है पुअर हेल्थ। ठीक है, थर्ड हमारा है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर थी, जो कि हम लोग को एयर बॉर्न डिसीजेज, वाटर बॉर्न डिसीजेज। तो बेटा क्या देखिए हमने, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ देखी, तो पुअर हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, तब इतनी फैसिलिटी अच्छी नहीं थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम। ठीक है, तो हम लोग को क्या देखा, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी इज़ नॉट अनेबल टू द लार्ज मास। ठीक है, लार्ज एरिया पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में थोड़ी बहुत पॉपुलेशन थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं थी तब हमारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, इतने डॉक्टर और हॉस्पिटल्स नहीं होते थे। इसका रिजल्ट यही कि वाटर और एयर बॉर्न डिसीजेस हमारी बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड कर रही थी। ठीक है, फिर जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मतलब जो बच्चा 1 ईयर भी रीच नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर द रीचिंग 1 ईयर। तो 218 पर 1000 थी हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम, और अब 2011 में देखें तो ओनली 41 थी। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो हमारा है वो हमारा अगर देखा जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब हम अनुमान लगा सकते थे कि इंसान कितना जिएगा, तो हम पहले के टाइम में 32,
हमारा अप्रॉक्स 40 तक 44 तक जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए आपका तो 44 हो तो 44 को लगाना, 50-60 इतना नहीं जाता। पर आज प्रेजेंटली सिनेरियो ये है कि हमारा 70 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है और हम आज दवाइयों के सहारे इतना जी सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग का ये था डेमोग्राफिक कंडीशन ऐसी थी। आज हम लोगों ने पढ़ लिया कि एग्रीकल्चर कैसा था हमारा तब उस टाइम पीरियड पे। एग्रीकल्चर के बाद हम लोगों ने पढ़ा एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड पढ़ा, डेमोग्राफिक कंडीशन पढ़ी कि डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी बेटा हमारी उस टाइम पीरियड पे, डेमोग्राफिक कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, और 1881 से ऑनवर्ड हमारा सेंसिस, और हर 10 ईयर्स बाद हमारा सेंसिस होता है, पॉपुलेशन की जनगणना होती है। इस पे हम लोगों ने काफ़ी कुछ 5 पॉइंट्स देखे। आज कल हम रिवीजन करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का और इंफ्रास्ट्रक्चर का, और कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और हम लोग ये देखेंगे कि हमारे फीचर्स क्या क्या थे इंडियन इकोनॉमी की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। स्टेगनेंट इकोनॉमी थी उस टाइम पीरियड पे बेटा। और हम लोग ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के थ्रू हमारे इंडिया में क्या क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखे गए ब्रिटिशर्स हमारे। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना रिवाइज करिए, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।